पॉइंट यहाँ पे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स बोथ फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। ये सबसे मेन और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, बहुत अब मेन आप पॉइंट है। आप लोगों की शादी भी हो गई, आप दोनों अच्छी तरीके से खुश भी हो, आपकी फैमिलीज वालों ने भी आपको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगला तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई आई होप होप आप आप सभी सभी लोग लोग ठीक ठीक होंगे। होंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की डीएम थे, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, और साथ ही साथ में बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए थे। तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि इंटरफेथ मैरिज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कपल होते हैं इनको इंटरफेथ मैरिज में क्या क्या राइट्स होते हैं उनके, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनके लिए। तो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं क्योंकि जो उनको गुमराह कर देते हैं और अलग अलग तरह से चीज़ें बता देते हैं। इसकी वजह से जो उनका माइंड है ना वो प्रॉपर पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, और उनको नहीं पता चलता है कि यार सही क्या है गलत क्या है। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरी डिटेल्स में आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं कि क्या राइट्स है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आप आप तक तक पहुंच पहुंच जाए। जाए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोगों ने यहाँ पे तीन मेनली पॉइंट आप लोगों के लिए कवर करके रखे हुए हैं यहाँ पे, कि आपको इंटरफेथ मैरिज में आपके क्या राइट्स है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे तीन पॉइंट हम लोगों ने मेन कवर करके रखे हुए हैं। तीन पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तीन पॉइंट मेन है, ध्यान से सुनना, तभी आपको पूरी चीज़ें क्लियर समझ में आ क्लियर पाएगी समझ आएगी। कि आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है क्या नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे आजकल निब्बा निब्बी है गलतियों में डिसीजन तो ले लेते हैं और उसके बाद में बहुत पछताते हैं, इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले जो पॉइंट्स है इनको नोट कर लेना। ठीक है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत मेन पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है लीगल एस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस इन इंटरफेथ मैरिज। सबसे पहला जो पॉइंट है यही आता है कि आपके लिए लीगल एस्पेक्ट्स क्या है आप लोगों के लिए, कि आपकी शादी किस तरह से होगी और क्या आपके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स होगी। तो उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़, आप लोगों को प्रिपेयर हो जाना है कि आपको मन पक्का कर लेना है कि अब हम दोनों शादी करने वाले हैं। लड़की को भी एग्री कर लेना, लड़का भी, दोनों एग्री हो जाना, उसके बाद में डिसीजन लेना। यूँ नहीं सिर्फ कि सोच लिया और बस निकल गए, ऐसा कुछ नहीं पहले हम करना बोल है। देते कि लड़की को ज्यादा वो करना, लड़की को, लेकिन यहाँ पर है ना, अब हम बोल रहे हैं कि लड़के भी पूरे तरीके से कंफर्म 100% कंफर्म हो जाए, क्योंकि हमने फेस टू फेस देखी है जो चीज़ हमने जो फील करी बिल्कुल है ना, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं किसी लड़के के साथ होना चाहिए। बिल्कुल, तो इन पॉइंट को ध्यान रखना। सबसे पहले आप लोगों को पक्के हो जाना है कि हम दोनों को अब शादी करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है फाइनेंशियल स्टेबल। ठीक है, आपको इतना पैसा आप लोगों के पास में होना चाहिए कि आप एक पार्टनर को लेके जा रहे हो। ठीक है, आपके साथ में एक नया पार्टनर जुड़ने वाला है, तो आपके पास में या तो एक अच्छी जॉब होना चाहिए, आपके पास में एक फाइनेंशियली इतना स्टेबल होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके पास फंड होना चाहिए, सेविंग्स होना चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे से सर्वाइव कर सको। अगर आप 6 महीने या 1 साल तक अगर नहीं भी जॉब करते हो तो भी आपके पास में इतना फंड होना चाहिए कि आप अच्छी तरीके से अपना फ्यूचर सेटल कर सको। 1 साल के अंदर तो कोई सी भी अगर आप जॉब भी करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो पहली चीज़ यही है कि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ आप। ठीक है, यहाँ पे एज जो रिक्वायरमेंट होती है, सबसे मेन क्वेश्चन होता है लोगों का। एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे जब तक लड़की की एज 18+ ना हो, ठीक है, लड़के की एज 21+ ना 1+ हो, ना हो। ठीक है, जब तक आपको शादी का सोचना भी नहीं है। इतना बात ध्यान में रखना हमारी। ठीक है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग काम करना, किसी के चक्कर में मत आना। ठीक है, लीगल प्रोसेस के थ्रू ही जाना तो बेस्ट रहेगा। 18+ तो होने ही होना। 18+ होना चाहिए लड़की लड़की को की एज, लड़के की एज 21+ होना चाहिए, तभी जाके कि वो एक डॉक्यूमेंट्स में वैलिड हो पाएगी आपकी एज। ठीक है, इन फ्यूचर आपके साथ कुछ होता भी ना तो सबसे पहले ना एज ही पूछी जाएगी कि बिल्कुल तुम्हारी एज क्या है दोनों की। अगर लड़की की 17 लिख ली और लड़के की 22-23 लिख ली और लड़की की इतनी कम, तो वहाँ आप जो लड़का है वो फंस सकता है बहुत बुरी तरह से। बिल्कुल, तो तो आप इस थोड़ा चीज़ का ध्यान रख। बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जब आपकी एज अच्छी तरीके से कंप्लीट हो उसके बाद में आपको आगे का सोचना है। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्यूमेंट्स में आपके पास में पूरी जितने भी डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहली चीज़ तो वो कलेक्ट कर लेना है कलेक्ट आपको। करना। ठीक है, ताकि आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप वहाँ पे पेश कर सको। लेकिन यहाँ पे दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है मार्कशीट। मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट इसलिए यूज़ होती है वहाँ पे ताकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कंफर्म हो सके वहाँ पे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से ही तो पता चलेगा ना कि आपकी एज कितनी है। तो मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भैया हमारे पास में तो 10th की मार्कशीट नहीं, 12th की मार्कशीट नहीं। तो भाई वहाँ पे 8th की भी मार्कशीट चलेगी, चलेगी। 5th की मार्कशीट हो तो वो भी चलेगी। और अगर आपके पास में ये कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट जो होगा वो भी आप वहाँ पे
यूज़ कर यूज़ कर सकते हो। सकते हो बर्थ सर्टिफिकेट भी, क्योंकि उसमें भी आपकी डेट पता चल जाएगी कि आप कितने एज के हो, आप कब बिल्कुल। हुए थे, सारी चीज़ें उसमें सब पता चली जाएंगी, बिल्कुल। इसीलिए। ठीक है, ये आपका पहला डॉक्यूमेंट्स हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट से आपका जहाँ पे एड्रेस कंफर्म हो सकेगा कि आप किस स्टेट से, आपका जो नाम है वो क्या है। ठीक है, आपका नाम, आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस। कंफर्म हो सकेगा। तो या तो आप कोई सा भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट दे सकते हो वहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो चलता है जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी, ये दो आपके पास में, एक आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपके पास में कार्ड होना चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मेन होते हैं। बाकी आपको छोटे मोटे फोटोग्राफ्स वो भी हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, तो वो भी आप कलेक्ट करके रख सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो होंगे ना आपके पास में, तो ये रखना है आपको, ठीक है, याद से। और बहुत सारे लोग अब यूँ भी पूछेंगे कि पैन कार्ड, तो पैन कार्ड के लिए भी आप मुझे डीएम करना, तो मैं उसके बाद में आपको प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, कमेंट करके पूछ लेना, आपको अगर कुछ लगता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी ऐसे इंक्वायरी आधार हो। कार्ड तो हर किसी के पास होता आधार कार्ड है होता है, अब। पैन कार्ड से अगर बहुत सारों के पास में ऐसा भी होता है कि आधार कार्ड घुमा देते हैं या पैन कार्ड अवेलेबल रहता है, तो आप मेरे को डीएम करना, तो मैं आपको आगे की प्रोसेस वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, हमने यहाँ पे बात कर ली। सबसे पहले तो रिलेशनशिप आप दोनों को पक्का होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, आपकी जो एज है वो, लड़की की एज 18 होना चाहिए, लड़के की 21 होना चाहिए। लीगल प्रोसेस जो हमने ठीक है, बताए। फोर्थ चीज़, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो या फिर मार्कशीट यूज़ कर सकते हो। मार्कशीट कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो सके, और एक आईडी प्रूफ जिससे आपका नाम और एड्रेस कंफर्म हो सके। ठीक है, ये चार चीज़ों का आपको बहुत मेहन ध्यान रखना है। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे हम लोगों के पास में सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो गए, हम लोग अच्छी तरीके से एग्री हो गए शादी करने के लिए। पूरे चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली। अब आगे की बात आती है कि अब हम लोगों को लीगल प्रोसेस करने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे अच्छा वकील हायर कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ध्यान में रखना है चीज़। ठीक है, यहाँ पे आप, बात आती है स्पेशल मैरिज एक्ट की, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी आप कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन अलग है। ठीक है, तो वो आपको पता करने होंगे। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में बहुत कम ही लोगों को शादी करना चाहिए, हमारा दोनों को सजेशन ये है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में बहुत सारे लफड़े होते हैं। इन फ्यूचर चल के किसी दिन फिर बात करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरफेथ मैरिज राइट्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे लीगल प्रोसेस के थ्रू आप लोगों को जाना है, कोर्ट जाना है, अच्छे वकील को हायर कर लो। या फिर आप ये कर सकते हो, अगर हिंदू फैमिलीज मुस्लिम फैमिलीज दोनों एग्री है तो उसके थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि दोनों के घर नोटिस जाएगा, याद रखना आप। अगर आप कोर्ट के थ्रू शादी करते हो तो कोर्ट में सबसे पहली बात यही आती है कि आपके दोनों के रिलीजन डिफरेंस है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके दोनों के घर क्या होगा ये बात नोटिस पहुंचेगी जाएगा। और ठीक नोटिस है, जाएगा। नोटिस जाएगा। अब जब नोटिस जाएगा तो उसके बाद में अगर आपकी फैमिली एग्री तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी फैमिलीज एग्री नहीं है तो आपके साथ में क्या होगा, तो आप खुद सोच सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि 1 महीने का नोटिस पीरियड का टाइम होता है और उसी के बाद में शादी होती है, तो इस चीज़ का ध्यान एक रखना। महीने तक, एक महीने बाद नोटिस जाता है, उसके बाद फिर पेरेंट्स की क्या परमिशन होती है या नहीं, उसके बाद शादी होती है, बहुत ज़्यादा लफड़े होते हैं। बिल्कुल, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बहुत सारे लोग माइंड में अगर ये चीज़ सोच के बैठे होंगे कि यार चलो ठीक है, नोटिस आएगा तो हम लोग देख लेंगे कि हमारे घर में चुपचाप जो आएगा तो हम चुपचाप रख लें। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो नोटिस आपके घर में तो जाएगा इसी, लेकिन जो वहाँ की जो वॉल होगी, वहाँ की जो दीवार होगी कोर्ट की, वहाँ पे भी चिपकाया जाएगा कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वहाँ पे आके रोक सकता है। तो इतना बड़ा इशू होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको वहाँ पे। ठीक है, अगर एक चीज़ और भी है यहाँ पे, अगर दोनों की परमिशन हो, अगर किसी का रिलीजन उसको पसंद आता है तो रिलीजन कन्वर्ट करके भी शादी होती है। ये बात को ध्यान रखना हमारी, रिलीजन कन्वर्ट करके भी शादी होती है। अगर हिंदू लड़की चाहती है कि मुस्लिम के साथ में शादी करना, तो वहाँ पे भी रिलीजन कन्वर्ट करके शादी कर सकती है। अगर मुस्लिम लड़की चाहती है हिंदू के साथ में शादी करना, तो वो हिंदू धर्म को अपना के शादी कर सकती है। मतलब हम लोग यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो लीगल थ्रू शादी हो जाएगी वहाँ पे। तो ये पूरा जो हम लोगों ने यहाँ पे बात करी, जो लीगल एस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस इन इंटरफेथ मैरिज, ये चैलेंजेस आते हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, लीगल चीज़ें करना है बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि अगर आप लीगल चीज़ें नहीं करोगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। जो सेकंड पॉइंट हमारा, हम लोग बात करने वाले अंडरस्टैंडिंग एंड बैलेंसिंग रिलीजियस के बारे में। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड बैलेंसिंग रिलीजियस के बारे में अब बात करते हैं। जैसे कि अब आपकी शादी तो हो गई, ठीक है, शादी यहाँ तक ख़त्म हो गई आपकी, चलो शादी हो गई अच्छी तरीके से। अब आगे क्या, अब आगे आप दोनों को आगे अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से बिताना। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या होगी आपके साथ में, क्या होगी क्योंकि दोनों के रिलीजन डिफरेंस है। डिफरेंस होंगे। ठीक है, रिलीजन डिफरेंस है। जैसे मान लो कि हिंदू लड़का, जैसे कि मैं मेरी बात करूँ, अगर मैं हिंदू लड़का हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ, ठीक है,
भाई एक मुस्लिम है, तो अब हम दोनों के साथ में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे वहाँ पे। कैसे? क्योंकि यार ये इसका रिलीजन फॉलो कर रही है, मैं अपना रिलीजन फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो चलो समझ आता है कि यार दोनों आपस में शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है कि यार वो उसका फॉलो करती, मैं मेरा फॉलो, यहाँ तक तो सब ठीक आता है। लेकिन धीरे धीरे कर करके वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगते हैं। क्यों बढ़ने लगते हैं? क्योंकि दोनों के बिलीफ्स हैं ना वो अलग अलग हैं। किस तरह से कि महक के बिलीफ्स अलग है, मेरे बिलीफ्स अलग है, मैं भगवान को मानता हूँ, महक अल्लाह को मानती। इस टाइप से उनके दोनों के बिलीफ्स अलग अलग होते हैं। अब वहाँ पे आप अंडरस्टैंडिंग कैसे बिठाओगे दोनों, क्योंकि दोनों के रिलीजन अलग अलग है। तो वहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे दोनों की अगर अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी, तब तक तो ठीक है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे केसेस में। बहुत होते हैं। क्या? और कई तरह से फिर रिश्ते ख़राब होते हैं। रिश्ते भी हाँ। अगर फिर उसके बाद में अगर फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है तो चल के उसके बाद आगे ज़्यादा चल के प्रॉब्लम आती आगे है। जाके सास बोल रही है कि यार ये तो ऐसा कर रही है, हमारे हिंदू घर में आके ऐसा कर रही है। मुस्लिम फैमिलीज में बोल रही है कि यार ये हमारी बहू तो आके ऐसा कर रही है। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको फॉलो करना है तो फिर एक रिलीजन को फॉलो करना पड़ेगा आपको वहाँ पे। ठीक है, हम लोग किसी पे प्रेशर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है अगर आप दोनों को जर्नी स्टार्ट करना जर्नी है या स्टार्ट अपना, करनी है, अब आप दोनों को साथ में रहना है और बहुत आगे तक जाना है, बहुत आगे तक अपनी लाइफ ले जाना है साथ में, और एक दूसरे को समझ के चलना है, तो ये चीज़ें फिर देखना पड़ेगी। बिल्कुल दोनों की फिर इसी अगर अंडरस्टैंडिंग। आप ये चीज़ें नहीं देखोगे और यही चीज़ें लेकर फॉलो करते करते चलोगे तो आगे तो आप लोग, चलो आप लोग तो समझ रहे हो, आपकी फैमिली के फिर वहाँ झगड़े चालू होंगे, फिर फैमिली वाले फिर बेबीज। बेबीज होंगे, वहाँ झगड़े चालू होंगे, बिल्कुल तो बहुत बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत प्रॉब्लम आ गई। तो इसलिए सबसे पहले आप दोनों अंडरस्टैंडिंग बिठा लोगे कि आपको किस रिलीजन को फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि इस्लाम में तो कहा जाता है जैसे कि अगर कोई भी अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो काफिर हो जाती है, इस्लाम से वो खारिज हो जाती है। हाँ, ठीक अगर है, वो इबादत भी करती है, नमाज़ भी तो पढ़ती वो है, तो लगती कोई नहीं है उसको। लगती नहीं है तो वो। इससे अच्छा ये है कि वो एक खुदा को, एक भगवान को मान के चले तो वो ज़्यादा बेटर है। बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेकिन चीज़। उनकी मर्जी कर सकता है, अगर तुम्हारे में बहुत ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग है, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हो, फैमिली को भी समझा के चल सकते हो, तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स बोथ फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। ये सबसे मेन और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, बहुत अब मेन पॉइंट है। आप लोगों की शादी भी हो गई, आप दोनों अच्छी तरीके से खुश भी हो, आपकी फैमिलीज वालों ने भी आपको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगला जो स्टेप है, ठीक है, अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली, किससे बढ़ने वाली? आपकी फैमिली फैम से। अब फैमिलीज को कैसे अंडरस्टैंडिंग करोगे आप? ठीक है, कम्युनिटीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करोगे आप? बताओ मुझे। ठीक है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क आता है ना हमारे दिमाग में यही आता है कि यार हमारी फैमिलीज़ को कैसे बनाएंगे हम लोग फ्यूचर में चल के। ठीक है, हमारी फैमिलीज़ का तो चलो अभी हम लोगों को पता है कि वो नहीं मानी, लेकिन एट द एंड वो फैमिलीज़ हमारी मान जाएगी, हम लोगों को पता है। लेकिन कहने का मतलब है ये है कि फैमिलीज़ वाले भी मान गए। ठीक है, आप अच्छी तरीके से घर में रह रहे हो, लेकिन जो कम्युनिटीज़ है उनको कैसे मनाओगे? क्योंकि सबसे मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो वही आता है, कम्युनिटीज़ खिलाफ होती है समाज दोनों की। ठीक है, समाज बहुत खिलाफ होती है, रिश्तेदार खिलाफ होते हैं, समाज खिलाफ होती है, कम्युनिटीज़ खिलाफ होती है, सभी खिलाफ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन लोगों को ये चीज़ें गलत लगती है, अभी भी वो पुराने टाइम में जी रहे हैं और उनको पता नहीं होता है। क्योंकि यार अब 2024 लग चुका है और लोग और दुनिया कहाँ से कहाँ हाँ पहुँच पहुँच गई। गई है। लेकिन अभी भी वो रिलीजन के बेस पे, समाज के बेस में अभी भी लड़ झगड़ के वहीं के वहीं हैं। कुएं के मेंढक बन के बैठे हुए हैं, बाहर आना ही नहीं चाहते, कुछ सोचना ही नहीं चाहते वो लोग। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि आपको स्ट्रांग होना है। मैच्योरिटी से बात करो, बिना डरे बात करो। अगर आपकी जो कम्युनिटी वाले हैं अगर वो आप लोगों को कुछ बोलते भी हैं, तो अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप भी अपना जवाब तैयार रखो वहाँ पे। आपको डरना नहीं है, आपको चुप नहीं बैठना है वहाँ पे। आप लोग सोच लोगे कि यार हम लोग तो कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमने गलती करी। भाई आपने गलती नहीं करी, आपने अपने प्यार को चुना है। ठीक है, आप एक लड़की की जो ज़िंदगी है उसको आबाद करा है आपने, आपने खुशी दी है उसको। ठीक है, आपके माँ बाप भी उससे खुश है, धीरे धीरे करके फैमिलीज भी खुश हो जाती है। ठीक है, बस आप लोगों को आपकी अंडरस्टैंडिंग बिठा के चलना है और लड़की को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि कभी उसको उसके माँ बाप की भी कमी महसूस नहीं। और फ्यूचर में चल के वो माँ बाप भी उस लड़की को एक्सेप्ट कर ले, बढ़िया दोनों फैमिली जो है वो अच्छी तरीके से खुशी से रहे। बस हम लोग तो यही चाहते हैं। और जो कम्युनिटीज़ की बात है तो बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दो कि जवाब रेडी रखो, अगर आपने रेडी रखो। शादी करने की हिम्मत रखी, घर वालों तक आ गए, आपने बिल्कुल इतनी हिम्मत रखी, तो आप फिर समाज को भी जवाब देने के लिए रेडी रहो। बिल्कुल और लड़ना है, लड़के तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे ना। बिल्कुल। तो यहाँ पे लड़ना है, लड़ना तो आपको आखिरी तक है, क्योंकि आपने हिम्मत करके इतना बड़ा कदम उठाया है ना, तो आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, चल लड़नी। दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से रखो और शादी बहुत इजी तरीके से हो जाएगी। लेकिन बस मेन काम जो है, हम लोगों ने ये जो पॉइंट्स कवर करे ना, 3 पॉइंट्स मेन कवर करे हुए, इन पॉइंट्स को ध्यान में ध्यान रखना। रखें। ठीक है, तो आपकी शादी अच्छी तरीके से हो जाएगी और खुशी से अपनी लाइफ को जियो। ठीक है, हम लोग तो यही चाहते हैं कि सबको अपना अपना प्यार मिले। हम दोनों तो हमारी लाइफ में बहुत खुश है, जल्दी 1 साल भी पूरा होने वाला है हम दोनों को। बस हम लोग यही चाहते हैं कि जितने भी कपल्स हैं
वो बस ऐसे ही खुश रहे खुश और रहे। अपनी फैमिलीज को आगे बढ़ाए और खुशी से जिए। सो आई होप गाइस सब लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को बस लाइक like कर कर देना, देना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी ऐसे कपल से वो लोगों के भटकावे में ना आए, गुमराह ना हो, कम्युनिटीज़ के चक्कर में ना पड़े, निब्बा निब्बी वाली हरकत करके घर से ना निकले। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जाए। और जो भी आपकी इंक्वायरीज है, क्वेश्चन है, तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो आपको पूरा जो भी हम लोगों से हेल्प होगी तो हम करने की करेंगे। कोशिश करेंगे बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।